गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स एजुकेशन हब। आज हम स्टडी करेंगे पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। हमने अपने चैनल पर बहुत सी लीडरशिप थ्योरीज जो हैं स्टडी करी है, जिनका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम बेसिकली फोकस करेंगे पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। सो लेट्स स्टडी इट। ओवरव्यू क्या है, कमिंग स्लाइड्स में क्या क्या हम डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन टू पाथ गोल थ्योरी, बैकग्राउंड, क्लैरिटी ऑन पाथ गोल थ्योरी मॉडल, लीडरशिप बिहेवियर और स्टाइल्स, सबऑर्डिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स, टास्क कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द पाथ गोल थ्योरी एंड कंक्लूजन। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। तो ये जो पाथ गोल थ्योरी का मॉडल है, ये किसके ऊपर फोकस्ड है? लीडरशिप स्टाइल या वी कैन से दैट लीडरशिप बिहेवियर के ऊपर। कौन सा ऐसा लीडरशिप स्टाइल है जो एम्प्लॉय को उसके वर्क इन्वायरमेंट में गोल्स को अचीव करते टाइम सबसे सूटेड है। ठीक है, अगर कोई एम्प्लॉय किसी वर्क इन्वायरमेंट में कोई गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहा है, तो उसके लिए बेस्ट लीडरशिप स्टाइल कौन सा होना चाहिए? दैट वाज द बेसिक क्रक्स ऑफ दिस मॉडल। तो इसका गोल ये था कि एम्प्लॉय को उसकी मोटिवेशन, उसकी एम्पावरमेंट, उसकी सेटिस्फेक्शन इंक्रीज करी जाए, सो दैट वो उनकी प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन में इंक्रीज हो पाए। ठीक है, एज यू नो एम्प्लॉयज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो उनके बारे में उनको मोटिवेट करना इज नेसेसरी। यू नो दैट एक पर्टिकुलर वर्क इन्वायरमेंट में अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो उनके लिए कौन सा लीडरशिप स्टाइल बेस्ट सूटेड है, सो दैट वो अपनी प्रोडक्टिविटी को अचीव कर पाए ऑर्गेनाइजेशन में। दैट वाज द बेसिक क्रक्स एंड द फॉर्मूला बिहाइंड द पाथ गोल थ्योरी। तो अगर हम बात करें बैकग्राउंड की, तो फर्स्टली इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस करा था मार्टिन एवंस ने 1917 में, और देन इसको फर्दर डेवलप करा था रॉबर्ट हाउस ने और 1971 में। तो बेसिकली अगर हमें डेवलपमेंट की बात आती है, तो हम हमेशा रॉबर्ट हाउस जो है उसका ही नेम लेते हैं। दैट इज वाई इसे हाउस पाथ गोल थ्योरी भी बोलते हैं। तो ये जो पाथ गोल थ्योरी का मॉडल है, ये किससे इंस्पायर होकर बनाया था? ब्रूम की जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी थी, जो उसने 1964 में दी थी, उस थ्योरी से। अब ये एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या है? इस एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की जो वीडियो लेक्चर है, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके उसको देखिए। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या थी? ये एक्सपेक्टेंसी थ्योरी मोटिवेशन की थ्योरी थी, जिसे विक्टर ने दिया था, विक्टर ब्रूम ने। एंड इंडिविजुअल, उसने पता क्या बोला था कि अगर इंडिविजुअल कोई काम कर रहा है, दे उसको ऊपर अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर विश्वास होता है कि यस आई कैन डू दैट, और इसके बदले में मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, और जो रिवॉर्ड मिलेगा वो रिवॉर्ड वर्थ इट होगा। ठीक है, दैट वाज द मेन आइडिया बिहाइंड द विक्टर ब्रूम्स थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेंसी। नाउ इस थ्योरी का मोटिवेशन प्रिंसिपल क्या था कि पर्सन में एक्सपेक्टेंसी कि हम ये टास्क को, एम्प्लॉय ये एक्सपेक्ट करता है कि मैं ये टास्क को अकम्प्लिश कर सकता हूँ। वो अगर काम करेगा तो उसको ना, उसके पीछे उसको पता है कि अगर मैं ये काम करूंगा मुझे ये रिवॉर्ड मिलेगा, और जो वो रिवॉर्ड मिलेगा है ना, उसे हम क्या कह सकते हैं कि वो रिवॉर्ड जो है ये वर्दी होगा उस काम के लिए। तो इसकी जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के पीछे मोटिवेशन फॉर्मूला था मोटिवेशन इज इक्वल टू expectancy into instrumentality into valence. That was the basic motivation principle of the Bloom's expectancy theory. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पाथ गोल थ्योरी की, विच इज द मेन फोकस और फोकस ऑफ दिस लेक्चर। तो पहले है पाथ गोल थ्योरी का मेन जो मोटिव था कि लीडर्स कैसे अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट कर पाते हैं गोल्स को अकम्प्लिश करने के लिए। तो बेसिकली क्या होता है, जो लीडरशिप लीडर्स होते हैं ना, वो उनका मेन मोटिव ये होता है कि किस तरह हम अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करें और उन्हें सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करें, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स जो है वो प्रॉपरली अचीव कर पाए। तो क्या होगा, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना चाहिए, इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो लीडरशिप स्टाइल अडॉप्ट करते हैं और जो सबऑर्डिनेट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं,
है ना। जो सबॉर्डिनेट एक वर्क इन्वायरमेंट में काम को कर रहा है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लीडरशिप स्टाइल से मैच होने चाहिए। देन ओनली देन जो सबॉर्डिनेट है वो मोटिवेट होकर प्रोडक्टिविटी से काम कर पाएगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। दैट वाज द मेन आइडिया बिहाइंड द हाउस पाथ गोल थ्योरी। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन को एक गोल दिया गया है, वो उस गोल को अचीव कर रहा है, एक वर्क सेटिंग, एक वर्क इन्वायरमेंट में उसको काम दे दिया गया है। पर अब यू नो दैट हर एक पर्सन सिमिलर काइंड ऑफ नेचर का नहीं होता। किसी को कंट्रोल चाहिए होती, किसी को पावर चाहिए होता है। अब जो लीडर है, जो उन सबॉर्डिनेट्स को कंट्रोल कर रहा है, वो अपना लीडरशिप स्टाइल कौन सा फॉलो करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि सबॉर्डिनेट कितना मोटिवेट होगा। तो लीडर को अपने लीडरशिप स्टाइल को मैच करना चाहिए, किससे? सबॉर्डिनेट के कैरेक्टरिस्टिक्स से। ओनली देन जो सबॉर्डिनेट है वो मोटिवेट होंगे, क्योंकि उन्हें वो मिल रहा है जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इसी कारण अगर वो दोनों चीजें मैच होंगी, बैलेंस होगी, तभी वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में properly goal achievement हो पाएंगी। That was the main idea behind the path goal theory. This is the basic idea of the path goal theory. There are the subordinates and there is a productivity, and this is the path, and you know that the path is not clear. There are the some obstacles. तो leadership path goal leadership theory का main focus क्या है? गोल को डिफाइन करना, पाथ को क्लियर करना, जो ऑब्स्टेकल्स है उसे रिमूव करना, एंड सपोर्ट प्रोवाइड करना टू द सबॉर्डिनेट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो अपने गोल्स के टूवर्ड्स अपना जो है मूव कर पाए। ठीक है, उनकी प्रोडक्टिविटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंक्रीज हो पाए। अब ये पाथ गोल थ्योरी जो है जनरली क्या है, स्टेप्स हैं इसके, डिटरमाइन द एम्प्लॉय एंड एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर लीडरशिप स्टाइल जो है वो डिसाइड होता है, देन जो है मोटिवेशनल फैक्टर्स के ऊपर फोकस करना है, जो हेल्प करे एम्प्लॉयज को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सक्सीड करने के लिए। दैट वाज द चार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिसाइड अबाउट द external factors. इसमें टास्क स्ट्रक्चर, फॉर्मल अथॉरिटी सिस्टम, एंड देयर आर द वर्क ग्रुप। Leadership behavior, as we all know that there are the four leadership kind styles: directive, supportive, participative, and the achievement oriented. And subordinate contingency factors like locus of control, experience, perceived ability, these are the subordinate characteristics. ठीक है। And the last one is outcomes. अब क्या है, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गए, ये सबॉर्डिनेट के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, ये हमारे लीडरशिप के स्टाइल्स हो गए। ये सभी फैक्टर्स आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, तभी एंड पे जाकर परफॉर्मेंस होगी बेटर, और जो एम्प्लॉयज है उन्हें सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ठीक है, दैट वाज द मेन मॉडल ऑफ द पाथ गोल थ्योरी। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द लीडरशिप बिहेवियर और द स्टाइल्स। As we all know that there are the four kind of the leadership behavior and the styles that is going to impact the employees. And first one is directive leadership. Directive leadership में क्या होता है? Everything is clear. You know that जो हम उनको बताया होता है सबॉर्डिनेट्स को कि आपसे ये एक्सपेक्ट करा जा रहा है, ये आपने काम करना है, इतने टाइम में आपने काम करना है, क्लियर स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस आपसे क्या एक्सपेक्ट करा जा रहा है। हर एक चीज एम्प्लॉयज को या सबॉर्डिनेट्स को कट टू क्लियर बताई जाती है कि उनसे क्या एक्सपेक्ट करा जाता है अंडर द डायरेक्टिव लीडरशिप। उसके बाद अगर हम बात करें सपोर्टिव लीडरशिप, एज वी ऑल नो दैट कि ये फ्रेंडली लीडरशिप है। तो इसमें क्या है, लोगों की वेलबींग के बारे में, है ना, सबॉर्डिनेट के अच्छे बिहेवियर, उनको कंफर्टेबल फील करवाना, फ्रेंडली फील करवाना। ठीक है, तो ये सपोर्टिव लीडरशिप का मेन क्रक्स होता है। पार्टिसिपेटिव में क्या है, जो हमारा लीडर है वो सबॉर्डिनेट की पार्टिसिपेशन के साथ जो है डिसीजंस लेता है, उनके आइडियाज, उनके ओपिनियंस को भी जानने की कोशिश करता है। दैट इज द पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। एंड द लास्ट वन इज अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडरशिप। एंड अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडरशिप में क्या होता है कि सबॉर्डिनेट को चैलेंज करा जाता है कि आप अपने बेस्ट पॉसिबल लेवल तक अचीव कर पाओ, स्टैंडर्ड्स को, गोल्स को अचीव कर पाओ। तो इसमें क्या है, हाई स्टैंडर्ड्स सबॉर्डिनेट्स के लिए डिसाइड करे जाते हैं। उस ऑब्वियसली सबॉर्डिनेट सिक्स कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड उनमें बेटर कॉन्फिडेंस लेवल इस्टेब्लिश करा जाता है, ताकि वो हाई चैलेंजिंग गोल्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अचीव कर पाए। ठीक है, उसके बाद है सबॉर्डिनेट के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हमने तीन तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, जो बेसिकली नीड फॉर एफिलिएशन है, परफॉर्मेंस फॉर स्ट्रक्चर है, डिजायर फॉर कंट्रोल है, एंड सेल्फ परसीव्ड लेवल ऑफ द टास्क एबिलिटी है।
फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग नीड फॉर एवोल्यूशन। यू नो दैट अगर सबॉर्डिनेट में ऐसी नीड्स हैं कि हमें फ्रेंडलीनेस नेचर चाहिए, इस तरह की लीडरशिप चाहिए, तो उसके लिए कौन सी लीडरशिप बेस्ट होगी? सपोर्टिव लीडरशिप बेस्ट होगी। अगर प्रेफरेंस फॉर स्ट्रक्चर चाहिए, डॉगमेटिक एंड अथॉरिटेरियन, उसको चाहिए कि मेरे को सब कुछ क्लियर चाहिए, टास्क में क्लैरिटी चाहिए, तो इन दैट केस में डायरेक्टिव लीडरशिप जो है वो बेस्ट होगी। अगर हम बात करें डिजायर टू कंट्रोल की, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, तो कौन सी ऐसी लीडरशिप है जो सबॉर्डिनेट को पार्टिसिपेशन में हेल्प करती है? तो वो है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। ठीक है। अगर एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल की बात करें, कौन सी ऐसी लीडरशिप स्टाइल है जिसमें सबॉर्डिनेट की फीलिंग्स दैट पैलेस सबॉर्डिनेट फीलिंग्स दैट आउटसाइड फोर्सेस कंट्रोल देयर सर्कमस्टांसेस, तो उस केस में विच लीडरशिप स्टाइल इज बेस्ट? दैट इज द डायरेक्टिव लीडरशिप स्टाइल। एंड परसेप्शन ऑफ देयर ऑन एबिलिटी एंड स्पेसिफिक टास्क, अगर अपनी कॉम्पिटेंसी के बारे में सबॉर्डिनेट सोचते हैं, तो उस केस में डायरेक्टिव लीडरशिप, अगर अपने आप को सबॉर्डिनेट सोचते हैं कि वी आर कॉम्पिटेंट एंड वी आर वी हैव एबिलिटी टू डू द स्पेसिफिक टास्क, इन दैट केस में जो है डायरेक्टिव लीडरशिप विल बिकम द रिडंडेंट। ठीक है। तो इस केस में डायरेक्टिव लीडरशिप जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद टास्क कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, डिजाइन ऑफ सबॉर्डिनेट टास्क, ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल अथॉरिटी सिस्टम एंड प्राइमरी वर्क ग्रुप ऑफ सबॉर्डिनेट्स। तो क्या होना चाहिए जिसमें लीडर, टास्क सिचुएशंस ऐसे जिसमें लीडर की इन्वॉल्वमेंट की नीड होती है, वो कौन से टास्क सिचुएशंस है? अगर तो अनक्लियर एंड अनएम्बिगुअस टास्क है, तो ऑब्वियसली वी नीड द लीडर कि जो उस टास्क को क्लैरिफाई कर पाए। And highly repetitive tasks, so obviously we need the leader's support to maintain the subordinate motivation. Weak form of authority, if formal authority system weak है, तो हमें फिर से लीडर चाहिए जो subordinate को assist कर पाए for making rules and work requirements clear. अगर नॉन सपोर्टिव वर्क टीम एंड ग्रुप नॉर्म्स हैं, तो लीडर उसके लिए भी चाहिए ताकि कोहेसिवनेस एंड रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ऑर्गेनाइजेशन में वो फिक्स करी जा सके। Pros and cons of the path goal theory, that was pros are the, it will help to understand how leader behavior affect the subordinate satisfaction and work performance। obvious सी बात है, तो लीडरशिप का बिहेवियर कैसे जो है वो इम्पैक्ट कर रहा है सबॉर्डिनेट के सेटिस्फेक्शन एंड वर्क परफॉर्मेंस को। डील डायरेक्टली विद द मोटिवेशन, ऑब्वियसली वन ऑफ द ओनली थ्योरी टू एड्रेस विद दिस इशू, ऑब्वियसली द मोटिवेशन इशू को ये इस थ्योरी जो है ये हैंडल करती है। उसके बाद है प्रोवाइड अ वेरी प्रैक्टिकल मॉडल, ऑब्वियसली इसमें क्लियर पाथ जो है डिस्क्राइब करा गया और कैसे फॉलो करना है वो सारी चीजें जो है इस थ्योरी के अंदर क्लियरली डिफाइन करी गई है। अगर हम बात करें कॉन्स की, तो इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स मॉडल, बहुत एस्पेक्ट्स इसमें लीडरशिप के कंसिडर करे गए हैं, लीडरशिप बिहेवियर को, टास्क सिचुएशन को, सबॉर्डिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स को, आउटकम्स को, है ना। तो नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स आर देयर, सो इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स मॉडल। अगर हम बात करें रिसर्चेस ने बहुत पार्शली इस थ्योरी को सपोर्ट करा है, और इसमें लीडरशिप के बिहेवियर और सबॉर्डिनेट के मोटिवेशन का रिलेशनशिप जो है वो क्लियरली डिफाइन नहीं करा है, और ऑब्वियसली इट ट्रीट द लीडरशिप एज अ वन वे स्ट्रीट। ऑब्वियसली मेजॉरिटी ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर डिस्क्राइब करी गई है? लीडर के ऊपर डाली गई है। तो अगर हम बात करें कंक्लूजन की, तो पाथ गोल थ्योरी जो है लीडरशिप की, इनिशियली तो इसने लीडरशिप के ऊपर फोकस करा था एंड देयर इंडिविजुअलाइज्ड इफेक्ट ऑन सबऑर्डिनेट्स इन द वर्कप्लेस। ओवर द टाइम रॉबर्ट हाउस ने इस थ्योरी को काफी सारे चेंजेस करे इसमें इन रिस्पॉन्स टू एग्जिस्टिंग थ्योरी एंड लिमिटेड रिजल्ट्स ऑफ द एम्पिरिकल रिसर्च। टुडे इसका फोकस, अभी भी इसका जो फोकस है ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स के ऊपर ही है, और अगर हम बात करें लीडरशिप के ऊपर भी, लीडरशिप स्टाइल्स के ऊपर भी ज्यादा जो है फोकस प्लेस करा गया है। ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द पाथ गोल थ्योरी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। Thank you. That's it from my side. Keep watching, keep learning, and subscribe my YouTube channel for more videos.